द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, चैप्टर 14, कॉर्नेलियस फज। हैरी, रॉन और हरमाइनी तो पहले से ही जानते थे कि दुर्भाग्य से हैग्रिड को बड़े और भयानक जानवर पसंद थे। जिस साल वो लोग हॉगवर्ट्स में पढ़ने आए, उसी साल हैग्रिड ने लकड़ी के अपने छोटे से घर में ड्रैगन पालने की कोशिश की थी। इसके अलावा वो उसके 3 सिर वाले विशालकाय कुत्ते फ्लफी को शायद ही कभी भूल पाएंगे। हैरी को यकीन था, अगर किशोरावस्था में हैग्रिड को पता चला हो कि महल में कहीं पर एक भयानक जानवर छुपा है, तो उसे देखने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा। शायद उसे इस बात पर अफसोस हुआ हो कि बेचारा भयानक जानवर इतने लंबे समय तक बंद रहा है और अब उसे अपने पैर सीधे करने का मौका दिया जाना चाहिए। हैरी कल्पना कर सकता था कि 13 साल के हैग्रिड ने उसे जंजीरों और पट्टों से बांधने की कोशिश भी की होगी, पर हैरी को इस बात का भी पूरा विश्वास था कि हैग्रिड कभी किसी की जान लेने के इरादे से कोई काम नहीं करेगा। हैरी मन ही मन सोच रहा था, काश उसने पता न लगाया होता कि रिडल की डायरी के संदेश को कैसे सुना जाए। रॉन और हरमाइनी ने उससे बार बार पूरी घटना को विस्तार से बताने को कहा। उन्हें पूरी कहानी बार बार सुनाते सुनाते वो भी तंग आ गया था। सुनने के बाद उनके बीच होने वाली लंबी घुमावदार चर्चाओं के से भी वो परेशान था। हरमाइनी बोली, हो सकता है रिडल ने गलत आदमी को पकड़ा हो, शायद कोई दूसरा भयानक जानवर लोगों पर हमला कर रहा हो। रॉन ने सपाट लहजे में पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर कितने भयानक जानवर रह सकते हैं? हैरी ने दुखी स्वर में कहा, देखो, ये तो हम पहले से जानते हैं कि हैग्रिड को स्कूल से निकाला गया था, और हैग्रिड को निकालने के बाद अगर हमले रुक गए होंगे, वरना रिडल को पुरस्कार थोड़ी मिला होता। रॉन ने एक अलग दिशा में जाने की कोशिश की। यार, मुझे तो ये रिडल बिल्कुल पर्सी जैसा लगता है। उसे हैग्रिड की जासूसी करने को किसने कहा था? आया बड़ा प्रीफेक्ट। हरमाइनी ने कहा, पर रॉन, उस भयानक जानवर ने किसी की जान ले ली थी। हैरी बोला, और अगर हॉगवर्ट्स बंद हो जाता तो रिडल को मगलू अनाथालय में रहना पड़ता। मैं उसे दोष नहीं देता कि उसने यहाँ रुकने के लिए हैग्रिड को पकड़वा दिया। रॉन ने होंठ काटा और झिझकते हुए पूछा, हैरी, हैग्रिड तुम्हें शूमंतर गली में मिला था, है ना? हैरी बोला, वो घोंघों को मारने वाली दवा लेने आया था। वो तीनों चुप हो गए। लंबी चुप्पी के बाद हरमाइनी ने झिझकते स्वर में सबसे जटिल सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें हैग्रिड के पास जाकर उससे भयानक जानवर के बारे में सवाल पूछना चाहिए? रॉन ने कहा, हाँ, कितना अच्छा लगेगा ना, हम उससे जाकर पूछेंगे, हेलो हैग्रिड, हमें बताओ तो, क्या तुमने किसी बालों वाले भयानक जानवर को हाल ही में महल में छोड़ा है? अंत में उन्होंने फैसला किया कि जब तक कोई और हमला नहीं होता, तब तक वो हैग्रिड के पास नहीं जाएंगे। और जब हैरी को कई दिनों तक अदृश्य आवाज़ नहीं सुनाई दी, ना ही किसी पर हमला हुआ, तो उन्हें लगने लगा कि हैग्रिड से इस बारे में कभी पूछना नहीं पड़ेगा कि उसे स्कूल से निकाला क्यों गया था। जस्टिन और लगभग सिरकटे निक को बेजान हुए लगभग 4 महीने गुजर चुके थे। लगभग सभी लोग अब सोचने लगे थे कि हमलावर चाहे जो भी हो, हमेशा के लिए मैदान छोड़ चुका था। पीव्स भी अंततः अपने अरे पॉटर, तुम तो गड़बड़ हो पॉटर गीत से ऊब गया था। एक दिन जड़ी बूटियों के ज्ञान की क्लास में अर्नी मैकमिलर ने बड़ी विनम्रता से हैरी से कुकुरमुत्तों की बाल्टी मांगी, और मार्च आने पर कई मंत्र कवचों ने ग्रीन हाउस नंबर 3 में शोर शराबे वाली एक जोरदार पार्टी मनाई। इससे प्रोफेसर स्प्राउट बड़ी खुश हो गई। उन्होंने हैरी को बताया, जब वो एक दूसरे के गमलों में जाने की कोशिश करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो पूरी तरह वयस्क हो गए हैं। फिर हम अस्पताल में पड़े बेजान लोगों को दोबारा होश में ले आएंगे। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को ईस्टर की छुट्टियों के दौरान सोचने का एक नया विषय मिल गया था। थर्ड ईयर के लिए विषय चुनने का समय आ गया था। ये एक ऐसा मामला था जिसे कम से कम हरमाइनी ने बड़ी गंभीरता से लिया। इसका हमारे पूरे भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा, उसने हैरी और रॉन को बताया, जब वो नए विषयों की सूचियों पर आंखें गड़ाकर उन पर निशान लगा रहे थे। हैरी बोला, काश मैं जादुई काढ़े छोड़ सकूं। रॉन ने बुझे स्वर में कहा, ओह, हम कुछ छोड़ नहीं सकते, सारे पुराने विषय पढ़ने पड़ेंगे, वरना मैं गुप्त कलाओं से रक्षा यहीं छोड़ देता। पर वो तो बहुत ज़रूरी है ना, हरमाइनी ने दहशत में आते हुए कहा। रॉन ने कहा, हाँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह लॉकहार्ट पढ़ाते हैं। मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं सीखा, सिवाय इसके कि नन्हे पिशाचों को कभी पिंजरे से बाहर नहीं निकालना। नेविल लॉन्गबॉटम के पास परिवार के सभी जादूगरों और जादूगरनियों के खत आए थे, जिनमें से उसे अलग अलग सलाहें दी गई थी कि कौन सा विषय चुने। नेविल जीभ निकालकर दुविधा और चिंता में अपने विषय की सूचियाँ पढ़ता रहा था और लोगों से पूछता रहता कि उनके हिसाब से अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन ज़्यादा मुश्किल विषय है या पुरातन लिपियों का अध्ययन। हैरी की ही तरह मगलू परिवार में बड़े हुए डीन थॉमस ने तो अंत में अपनी आंखें बंद करके बिना देखे सूची पर छड़ी रख दी, फिर उन विषयों को चुन लिया जिस पर छड़ी रखी हुई है। हरमाइनी ने किसी की सलाह नहीं ली और सारे ही विषय चुन लिए। हैरी मन ही मन मुस्कुराया जब उसने सोचा कि अगर वो जादूगरी के करियर के बारे में वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी से सलाह मांगेगा तो वो लोग क्या कहेंगे। ऐसी बात नहीं थी कि उसे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया,
पर्सी वीजली उसे अपने अनुभव का लाभ देने के लिए उत्सुक था। उसने कहा, हैरी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने भविष्य के बारे में जितना जल्दी सोचो उतना ही अच्छा। इसलिए मैं भविष्य कथन पढ़ने की सलाह देता हूँ। लोग कहते हैं कि मगलू अध्ययन एक कमजोर विकल्प है, पर व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि जादूगरों के पास गैर जादूगर समुदाय की पूरी समझ होनी चाहिए, खासकर तब जब वो उनके करीबी संपर्क में रहकर काम करने के बारे में सोच रहे हो। मेरे डैडी को देख लो, उन्हें हर समय मगलुओं से संबंधित काम करना पड़ता है। मेरा भाई चार्ली हमेशा से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट किस्म का आदमी रहा है और उसे घूमना भी पसंद था, तो उसने जादुई प्राणियों की देखभाल का विषय चुना। फैसला करते समय अपनी शक्तियां और अपनी प्रतिभाओं के हिसाब से काम करो, हैरी। पर हैरी को दरअसल सिर्फ एक ही काम अच्छा लगता था और वो था क्विडिच खेलना। अंत में उसने वही विषय चुन लिए जो रॉन ने चुने थे, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो कमज़ोर भी रहा तो भी उसकी मदद करने के लिए एक दोस्त तो होगा। गरुड़द्वार का अगला क्विडिच मैच मेहनतकश के खिलाफ था। वुड डिनर के बाद हर रात को टीम से प्रैक्टिस करवा रहा था, इसलिए हैरी को क्विडिच और होमवर्क के अलावा किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं मिल रहा था। बहरहाल प्रशिक्षण सत्र बेहतर होते जा रहे थे और कम से कम ज़्यादा सूखे होते जा रहे थे। जब हैरी शनिवार के मैच की पहली बारी शाम को अपने कमरे में झाड़ू रखने गया, तो उसने सोचा कि इस बार गरुड़द्वार को क्विडिच कप जीतने की जितनी संभावना है उतनी पहले कभी नहीं थी। पर वो ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाया। कमरे की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर उसे नेविल लॉन्ग बॉटम मिला, जो बौखलाया हुआ था। हैरी, मैं नहीं जानता ये किसने किया, ये मुझे इसी हाल में मिला। भयभीत निगाहों से हैरी को देखते हुए नेविल ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। हैरी के संदूक का सामान हर तरफ बिखरा हुआ था। उसका चोगा ज़मीन पर पड़ा था। बिस्तर पर बिछी चादर खींचकर फेंक दी गई थी। पलंग के सिरहाने कैबिनेट की दराज खुली थी, जिसका पूरा सामान चटाई पर फैला था। हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो दैत्यों के साथ सफ़र किताब के कुछ फटे पन्नों पर चलता हुआ बिस्तर के पास रुक गया। जब उसने और नेविल ने बिस्तर पर कंबल दोबारा डाले, तभी डीन, रॉन और सीमस अंदर आए। डीन चिल्लाया, हैरी क्या हुआ? पता नहीं, हैरी बोला। पर रॉन हैरी के दुशालों की जांच कर रहा था। सारी जेबें बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने तलाशी ली हो। रॉन ने कहा, कोई पक्का यहाँ कुछ ढूंढ रहा था। हैरी देखो, तुम्हारी कोई चीज़ गायब तो नहीं है? हैरी अपनी सारी चीज़ें उठाकर संदूक में डालने लगा। जब उसने लॉकहार्ट की आखिरी किताब को अंदर रखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि कौन सी चीज़ गायब थी। उसने धीरे से रॉन के कान में कहा, रेटल की डायरी वो नहीं है क्या? हैरी ने अपना सिर कमरे के दरवाजे की तरफ करके इशारा किया और रॉन उसके पीछे बाहर आ गया। वो जल्दी से उतरकर एक बार फिर हॉल में पहुंचे, जो आधा खाली था। वो हरमाइनी के पास बैठ गए, जो अकेली बैठकर पुरातन लिपियां फटाफट समझिए नाम की किताब पढ़ रही थी। ये खबर सुनकर हरमाइनी भौचक्की रह गई। पर एक मिनट, ये चोरी तो कोई गरुड़द्वार का ही विद्यार्थी कर सकता है, और किसी को पासवर्ड नहीं पता। वही तो, हैरी बोला। अगले दिन जब वो उठे तो बाहर सूरज की चमकदार रोशनी फैली थी और हल्की हल्की स्फूर्तिदायक हवा चल रही थी। क्विडिच के लिए बहुत अच्छा दिन है, वुड ने उत्साह से गरुड़द्वार की टेबल पर कहा और टीम के खिलाड़ियों की प्लेट में फ्राइड एग्स भर दिए। बहुत अच्छे हैरी, अच्छे से नाश्ता करना। हैरी गरुड़द्वार की भीड़ भरी टेबल की तरफ घूरते हुए सोच रहा था कि कहीं रिडल की डायरी का नया मालिक उसकी आंखों के ठीक सामने तो बैठा हुआ नहीं है। हरमाइनी ने उसे चोरी की रिपोर्ट करने की सलाह दी, पर हैरी को विचार पसंद नहीं आया। ऐसा करने पर उसे एक टीचर को डायरी के बारे में सारी बातें बतानी पड़ती। इसके अलावा कितने लोग ये बात जानते थे कि हैग्रिड को 50 साल पहले स्कूल से क्यों निकाला गया था? हैरी इस मामले को दोबारा सबके सामने नहीं लाना चाहता था। हैरी जब रॉन और हरमाइनी के साथ क्विडिच का सामान उठाने के लिए बड़े हॉल से बाहर आया, तो उसकी चिंताओं की सूची में एक बहुत गंभीर चिंता जुड़ गई। उसने अभी पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि फिर, इस बार मार डालो, चीर डालो, मुझे भूख लगी है। वो जोर से चीखा। रॉन और हरमाइनी उछल पड़े। हैरी ने पीछे देखते हुए कहा, वही आवाज, मुझे अभी अभी वही आवाज फिर सुनाई दी। क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? रॉन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, पर तभी हरमाइनी ने माथे पर हाथ मारा। हैरी, मुझे लगता है मुझे कुछ कुछ समझ आ गया। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। और वो लपकते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। क्या समझ में आ गया इसे? हैरी ने उलझन से कहा। वो अब भी चारों तरफ देख रहा था और ये भांपने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ आई कहाँ से थी। रॉन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पर वो लाइब्रेरी क्यों चली गई? रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि हरमाइनी यही तो करती है। शंका हो तो लाइब्रेरी में जाओ। हैरी अनिश्चितता से खड़े होकर फिर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता रहा, पर अब उसके पीछे के ओर स्थित बड़े हॉल से विद्यार्थी बाहर आ रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। इसके अलावा विद्यार्थी क्विडिच पिच पर जाने के लिए अगले दरवाजे से निकल कर आ रहे थे। रॉन ने हैरी से कहा, बेहतर होगा तुम भी चल दो, 11 बज चुके हैं, मैच का समय हो गया है।
हैरी गरुड़द्वार टावर में गया, अपनी निम्बस 2000 उठाई और मैदान के पार जाने वाली बड़ी संख्या में एकत्रित विद्यार्थियों की भीड़ में शामिल हो गया। पर उसका दिमाग अब भी महल में था। वो अब भी अदृश्य आवाज़ के बारे में सोच रहा था। जब उसने चेंजिंग रूम में लाल दुशाला पहना तो उसके इकलौती राहत इस बात से मिली कि सब लोग इस मैच को देखने के लिए महल से बाहर आ गए थे। जोरदार तालियों के बीच दोनों टीमें पिच पर उतरी। ऑलिवर वुड ने वार्म अप करते हुए गोल पोस्ट के चारों तरफ उड़ान भरी। मैडम हूच ने गेंदें निकाली। मेहनतकश के खिलाड़ी हल्के पीले रंग के दुशालों में थे। वो गोल घेरा बनाकर खड़े थे और रणनीति पर आखिरी मिनट की चर्चा कर रहे थे। हैरी बस अपनी झाड़ू पर चढ़ ही रहा था कि तभी प्रोफेसर मैगोनागल भागती हुई पिच पर आई। उनके हाथ में बैंगनी रंग का एक बड़ा सा मेगाफोन था। हैरी का दिल पत्थर की तरह डूब गया। प्रोफेसर मैगोनागल ने खचाखच भरे स्टेडियम को मेगाफोन से संबंधित करते हुए कहा, ये मैच रद्द कर दिया गया है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऑलिवर वुड को तो यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश उड़ गए हैं। वो तत्काल धरती पर उतरा और अपनी झाड़ू से उतरे बिना ही मैगोनागल की तरफ भागा। वो चिल्लाया, प्रोफेसर हमें खेलना है, कब? गरुड़द्वार। प्रोफेसर मैगोनागल ने बात अनसुनी कर दी और मेगाफोन पर बोलती रही, सभी विद्यार्थी अपने अपने हाउस हॉल में जाएंगे, जहां उनके हाउस के प्रमुख उन्हें पूरी जानकारी देंगे। कृपया जितना जल्दी पहुंच सके अपने हॉल में जाएं। फिर उन्होंने मेगाफोन नीचे करते हुए हैरी को अपने पास आने का इशारा किया। पॉटर, मैं सोचती हूँ बेहतर होगा तुम मेरे साथ चलो। हैरी ने सोचा कि इस बार वो उस पर संदेह कैसे कर सकती है। फिर उसने रॉन को शोर मचाती भीड़ से अलग होते देखा। जब वो महल की तरफ चलने लगे तो रॉन भाग कर आ गया। हैरी इस बात पर हैरान था कि प्रोफेसर मैगोनागल ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। हाँ वीजली, बेहतर होगा कि तुम भी चलो। उनके चारों तरफ मंडरा रहे कुछ विद्यार्थी मैच रद्द होने पर बड़बड़ा रहे थे। बाकी चिंतित दिख रहे थे। हैरी और रॉन प्रोफेसर मैगोनागल के पीछे पीछे स्कूल तक गए और संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़े। परंतु इस बार वो उन्हें किसी और ऑफिस में नहीं ले गई। जैसे ही वो अस्पताल के पास पहुंचे तो प्रोफेसर मैगोनागल ने आश्चर्यजनक रूप से कोमल आवाज में कहा, हो सकता है तुम्हें सदमा लगे, एक और हमला हुआ है 2 लोगों पर। हैरी का दिल भयानक तरह से उछलने लगा। प्रोफेसर मैगोनागल ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और वो लोग अंदर चले गए। मैडम पॉम्फ्री 5th ईयर की घुंघराले बालों वाली लड़की पर झुकी हुई थी। हैरी ने पहचान लिया कि वो चील घात की थी। इसी लड़की से तो उन्होंने नागशक्ति के हॉल तक जाने का रास्ता पूछा था। और उसके पास वाले बिस्तर पर थी। हरमाइनी, रॉन कराहते हुए बोला। हरमाइनी पूरी तरह स्थिर थी। उसकी आंखें खुली थी और कांच जैसी हो गई थी। मैगोनागल ने कहा, ये दोनों लाइब्रेरी के पास मिली थी। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई इसके बारे में कुछ बता सकता है। उसके पास फर्श पर यह था। उनके हाथ में एक छोटा गोल सा शीशा था। हैरी और रॉन दोनों ने हरमाइनी को घूरते हुए अपना सिर इनकार में हिलाया। प्रोफेसर मैगोनागल ने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें गरुड़द्वार टावर में ले चलती हूँ। मुझे वैसे भी वहां जाकर विद्यार्थियों से बात करनी है। सभी विद्यार्थी शाम 6 बजे तक अपने हाउस के हॉल में लौट आएंगे। कोई भी विद्यार्थी उसके बाद कमरे से नहीं निकलेगा। टीचर्स तुम लोगों को हर क्लास के लिए ले जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी टीचर्स के साथ रहे बिना बाथरूम भी नहीं जाएगा। क्विडिच के आगामी समस्त प्रशिक्षण और मैच स्थगित किए जाते हैं। शाम की सभी गतिविधियां बंद की जाती है। हॉल में इकट्ठे गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर मैगोनागल की बातें खामोशी से सुनी। प्रोफेसर मैगोनागल ने उस चर्म पत्र को मोड़ा जिसे वो पढ़ रही थी और थोड़े रूंधे गले से बोली, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस समय जितनी दुखी हूं पहले कभी नहीं रही। अगर हमलावर पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है मैं स्कूल बंद करना पड़े। मेरा सबसे यही अनुरोध है। अगर किसी को इन हमलों के बारे में कुछ पता हो तो आकर हमें बता दे। वो थोड़े अजीब तरह से तस्वीर के छेद से बाहर निकल गई। उनके जाने के तत्काल बाद ही गरुड़द्वार के विद्यार्थियों में बात होने लगी। वीजली भाइयों के दोस्त ली जॉर्डन ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, अब तक एक गरुड़द्वार के 2 विद्यार्थी बेजान हो चुके और एक भूत। चीलघात और मेहनतकश के एक एक विद्यार्थी पर हमला हुआ है। क्या किसी टीचर को यह दिख नहीं रहा कि नागशक्ति के सारे विद्यार्थी सही सलामत है? क्या इसे स्पष्ट नहीं होता कि सब नागशक्ति वाले कर रहे हैं? वारिस भी नागशक्ति का है और वो भयानक जानवर भी नागशक्ति का है। स्कूल बंद करने के बजाय हम इन नागशक्ति वालों को यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? वो गरजा। सुनने वालों ने सहमति में सिर हिलाया और तालियां बजाई। ली के पीछे पर्सी वीजली एक कुर्सी पर बैठा था, पर इस बार वो अपने विचार प्रकट करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और जैसे वो सदमे में था। जॉर्ज ने हैरी को धीमे से बताया, पर्सी को सदमा लगा है। चीलघात वाली वो लड़की पेनेलोप क्लियरवाटर परफेक्ट है और मुझे लगता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भयानक जानवर किसी परफेक्ट पर भी हमला करने की हिम्मत कर सकता है। पर हैरी अधूरे मन से बात सुन रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने हरमाइनी की तस्वीर आ जाती, जो अस्पताल के किसी बिस्तर पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लेटी थी। और अगर अपराधी पकड़ा नहीं गया
तो हैरी को सारी जिंदगी डर्सली परिवार के साथ रहने के बारे में सोचना होगा। टॉम रिडल ने हैग्रिड को इसलिए पकड़वा दिया था क्योंकि स्कूल बंद होने पर उसे मगलू अनाथालय जाना पड़ता। हैरी अब जान गया था कि टॉम को कैसा महसूस हुआ होगा। रॉन ने चुपचाप हैरी के कान में कहा, हम क्या करने वाले? क्या तुम्हें लगता है कि किसी को हैग्रिड पर संदेह होगा? हैरी ने मन ही मन निर्णय लेते हुए कहा, हमें बात तो करनी ही होगी। मुझे यकीन है कि इस बार उसने कुछ नहीं किया होगा, पर अगर उसने पिछली बार भयानक जानवर को महल में खुला छोड़ा था तो वो जानता होगा कि रहस्यमय तहखाने के अंदर कैसे जा सकते हैं, और ये जानना अच्छी शुरुआत होगी ना। पर मैकगोनागल ने तो कहा था कि क्लास के बाद हम टावर में रुकेंगे। हैरी ने और भी धीमे बोलते हुए कहा, मुझे लगता है कि डैडी के अदृश्य चूहे को बाहर निकालने का समय आ गया है। हैरी को अपने पिता से विरासत में एक ही चीज़ मिली थी, एक लंबा और चांदी जैसा सफ़ेद अदृश्य चोगा। वो सिर्फ इसी सहारे हैग्रिड से मिलने के लिए सबसे छुपकर स्कूल से बाहर जा सकते थे। हर दिन की तरह आज भी वो अपने सामान्य समय पर बिस्तर पर लेट गए। उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि नेविल, डीन और सीमस रहस्यमय तहखाने पर चर्चा बंद करके सो नहीं गए। इसके बाद हैरी और रॉन ने उठकर दोबारा कपड़े पहने और चोगा ओढ़ लिया। महल के अंधेरे और खामोश गलियारों से बाहर निकलना आनंददायक नहीं था। हैरी पहले भी कई बार रात को घूम चुका था, परंतु उसने दिन ढलने के बाद पहले कभी वहाँ इतनी भीड़ नहीं देखी थी। टीचर्स, प्रीफेक्ट्स और भूत जोड़ियां बनाकर गलियारों में पहरा दे रहे थे और किसी असामान्य गतिविधि की तलाश में चारों तरफ नजर रख रहे थे। उनके अदृश्य चोगे के बावजूद उनकी आवाज़ें सुनाई दे सकती थी। इस बारे में खास तौर पर तनाव भरा क्षण तब आया जब रॉन के पैर का अंगूठा उस स्थान से कुछ गज की दूरी पर मुड़ गया जहां स्नेप पहरेदारी कर रहे थे। शक था कि जिस पल रॉन ने गाली बकी, उसी वक्त स्नेप को छींक आ गई। राहत की सांस लेते हुए वो बलूत की लकड़ी के अगले दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोल लिया। रात का आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। वो तेजी से हैग्रिड के घर की रोशनी भरी खिड़कियों की ओर बढ़े। सामने वाले दरवाजे के ठीक बाहर पहुंचकर उन्होंने अपना चोगा उतार दिया। उनके खटखटाने के कुछ क्षण बाद ही हैग्रिड ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि हैग्रिड ठीक सामने खड़ा है और उन पर धनुष बाण से निशाना साधे हुए है। उसके पीछे उसका फैंग नाम का कुत्ता जोर से भौंक रहा था। ओह! उसने धनुष नीचे किया और उन्हें घूरा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हैरी ने अंदर घुसते समय धनुष की ओर संकेत करते हुए कहा, ये किस लिए है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हैग्रिड बोला। हमें उम्मीद थी कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाओ, हम चाय बनाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठीक से पता नहीं था कि वो कर क्या रहा है। पहले तो उसने चाय की पतीली से पानी छलकाकर आग लगभग बुझा दी। फिर उसका बड़ा सा हाथ घबराहट में कांपा और केतली टूट गई। हैरी बोला, हैग्रिड तुम ठीक हो ना? क्या तुमने हरमाइनी के बारे में सुना? हैग्रिड ने कांपती आवाज़ में कहा, ओ हाँ, हमने सुना था। वो घबराकर बार बार खिड़की को देख रहा था। उसने उन दोनों को उबले पानी से भरे बड़े मग पकड़ा दिए। वो चाय की पत्ती डालना भी भूल गया था और एक प्लेट में फ्रूट केक का बड़ा टुकड़ा रख ही रहा था कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। हैग्रिड के हाथ से फ्रूट केक छूटकर नीचे गिर गया। हैरी और रॉन ने दहशत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। फिर वो अदृश्य चोगा ओढ़कर एक कोने में चले गए। ये तसल्ली करने के बाद कि वो छुप गए हैं, हैग्रिड ने धनुष उठाया और दरवाज़ा खोला। गुड इवनिंग हैग्रिड। बाहर डंबलडोर खड़े थे। अंदर आते समय वो गंभीर दिख रहे थे। एक पल बाद एक बहुत अजीब सा दिखने वाला आदमी उनके पीछे पीछे अंदर आया। वो नाटा और मोटा था। उसके बाल बिखरे हुए और भूरे रंग के थे और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो अजीब तरह के कपड़े पहने था, धारीदार हरा सूट, लाल टाई, लंबा काला चोगा और नुकीले बैंगनी जूते। उसकी बाह के नीचे पीले हरे रंग का हैट दबा था। रॉन बोला, ये डैडी के बॉस है, कॉर्नेलियस फज, जादू मंत्री। हैरी ने रॉन को चुप करने के लिए उसे जोर से कोहनी मारी। हैग्रिड अब पीला और पसीना पसीना हो गया था। वो एक कुर्सी पर गिर गया और कभी डंबलडोर तो कभी कॉर्नेलियस फज को देखने लगा। बुरा हुआ हैग्रिड, फज ने कहा, बहुत ही बुरा। मुझे खुद आना पड़ा। मगलुओं पर 4 हमले, बात बहुत बढ़ गई है। मंत्रालय को कुछ करना पड़ेगा। हमने नहीं। हैग्रिड ने डंबलडोर की तरफ याचना भरी निगाहों से देखते हुए कहा, आप तो जानते हैं ना हमने ये नहीं किया, प्रोफेसर डंबलडोर सर। मैं ये बात अच्छी तरह कह देता हूँ कॉर्नेलियस, हैग्रिड पर मुझे पूरा भरोसा है। डंबलडोर ने फज की ओर भ्रुकुटी तानते हुए कहा। इस पर फज थोड़े परेशान दिखते हुए बोले, देखो एल्बस, हैग्रिड का रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। मंत्रालय को कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्कूल के गवर्नर बार बार मुझसे संपर्क कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। फिर भी कॉर्नेलियस, मैं तुम्हें बता दूं कि हैग्रिड को ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, डंबलडोर ने कहा। उनकी नीली आंखों में एक ऐसी आग थी जो हैरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। फज ने अपने हैट के साथ खेलते हुए कहा, इसे मेरे नजरिए से तो देखिए, मुझ पर इस समय कितना दबाव है। लोगों को ये लगना तो चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर बाद में पता चलता है कि हैग्रिड ने नहीं किया तो उसे छोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा।
पर इस समय तो मुझे उसे ले जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये तो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना होगा ना। ले जाएंगे? हैग्रिड ने कांपते हुए कहा। कहाँ ले जाएंगे हमें? सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फज ने हैग्रिड से नजरें चुराते हुए कहा। सजा नहीं है हैग्रिड, बस सावधानी बरतने के लिए। अगर कोई और पकड़ा जाता है तो हम तुमसे माफी मांगकर तुम्हें रिहा कर देंगे। कहीं कहीं अज़्काबान जेल में तो नहीं? हैग्रिड भर्राई आवाज में बोला। इससे पहले कि फज जवाब दे पाए, डम्बलडोर ने दरवाजा खोला। अब पसलियों में कोहनी खाने की बारी हैरी की थी। उसने जोर से सांस खींची। लूसियस मैल्फॉय हैग्रिड की झोपड़ी में अंदर आ गए। वो सफ़र वाला लंबा काला चोगा पहने थे। उनके चेहरे पर एक ठंडी और संतुष्टि भरी मुस्कान थी। फैंग गुर्राने लगा। उन्होंने बहुत प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, ओह, तो तुम पहले से ही यहाँ हो फज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैग्रिड गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ हमारे घर से। भले आदमी, मेरा विश्वास करो, मुझे कोई नहीं खुशी हो रही है आपके इस आप इसे घर कहते हैं? लूसियस मैल्फॉय ने व्यंग्यपूर्ण दृष्टि से छोटे कमरे में चारों तरफ देखा। मैं तो स्कूल गया था और वहां मुझे बताया गया कि हेडमास्टर यहाँ आए हैं। और आपको मुझसे काम था लूसियस? डम्बलडोर ने कहा। वो विनम्रता से बोल रहे थे पर अब भी उनकी नीली आंखें सुलग रही थी। दुखद है डम्बलडोर, मिस्टर मैल्फॉय ने अलसाए अंदाज में बोलते हुए जन्म पत्र का एक लंबा रोल निकाला। पर गवर्नर्स को लगता है कि आपके हटने का समय आ गया है। ये रहा आपका बर्खास्तगी का आदेश। आपको इस पर पूरे 12 दस्तखत मिल जाएंगे। हम सब महसूस करते हैं कि स्थिति संभालना अब आपके बस की बात नहीं है। इतने सारे हमले हो चुके हैं, आज दोपहर को ही तो और है ना। इस तरह तो हॉगवर्ट्स में एक भी मगलो बच्चा नहीं बचेगा और हम सब जानते हैं इससे स्कूल को कितना भारी नुकसान होगा। ओ देखो लूसियस, फज ने स्तब्ध दिखते हुए कहा। डम्बलडोर की बर्खास्त की? नहीं नहीं नहीं, जो आखिरी चीज हम चाहते हैं वो है। फज, हेडमास्टर की नियुक्ति या बर्खास्तगी गवर्नर्स के हाथ में होती है, मिस्टर मैल्फॉय ने रेशमी अंदाज में कहा। और चूंकि डम्बलडोर इन हमलों को रोक पाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। देखो लूसियस, अगर डम्बलडोर उन्हें नहीं रोक पाए, फज ने कहा, जिनके ऊपरी होठ पर अब पसीना आ रहा था। मेरे कहने का मतलब है, तो डम्बलडोर के अलावा और कौन रोक सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा, लूसियस मैल्फॉय ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। पर हम 12 गवर्नर्स तो यही चाहते हैं। हैग्रिड उछलकर खड़ा हो गया। उसका झबरीला काला सिर छत को छू रहा था। और ये तो बताओ मैल्फॉय, उनमें से कितनों को तुमने धमकाया है, ब्लैकमेल किया है, जिसके बाद वो इस पर दस्तखत करने को तैयार हुए? लूसियस मैल्फॉय ने कहा। देखो हैग्रिड, तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें एक ना एक दिन मुसीबत में डाल ही देगा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम अज़्काबान के जेल के पहरेदारों पर इस तरह मत चिल्लाना। वो लोग इस बात को कतई पसंद नहीं करेंगे। तुम डम्बलडोर को नहीं हटा सकते, हैग्रिड चीखा। उसकी चीख सुनकर फैंग अपनी बास्केट में दुबक गया और किकियाने लगा। उन्हें हटा दिया तो मगलू बच्चों के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। उसके बाद तो हत्या ही होगी। शांत हैग्रिड, डम्बलडोर ने तीखे स्वर में कहा, और फिर उन्होंने लूसियस मैल्फॉय की तरफ देखा। अगर सभी गवर्नर चाहते हैं कि मैं हट जाऊं लूसियस, तो मैं निश्चित रूप से हट जाऊंगा। परंतु, फज ने हकलाते हुए कहा। नहीं, डम्बलडोर ने कहा। उन्होंने अपनी चमकती नीली आंखें लूसियस मैल्फॉय की ठंडी भूरी आंखों पर से हटाई नहीं। बहरहाल, डम्बलडोर ने बहुत धीमे धीमे और बहुत स्पष्ट स्वर में आगे कहा, ताकि सब लोग उनके एक एक शब्द को अच्छी तरह सुन ले। तुम पाओगे कि स्कूल से मैं सचमुच तभी बाहर जाऊंगा जब यहाँ मेरा एक भी वफादार नहीं बचेगा। तुम ये भी पाओगे कि मदद मांगने वालों को हॉगवर्ट्स में हमेशा मदद मिलेगी। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि डम्बलडोर की आंखें उसी कोने को देख रही थी जहां वो और रॉन छुपकर खड़े थे। बेहतरीन जज्बात, मैल्फॉय ने सिर नीचा करते हुए कहा। एल्बस, हम सब आपकी काम करने की बहुत व्यक्तिगत शैली को याद रखेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तराधिकारी किसी तरह से हत्याओं को रोकने में सफल होगा। मैल्फॉय ने दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोला और डम्बलडोर को सिर झुकाकर बाहर निकलने का संकेत किया। डम्बलडोर बाहर चले गए। फज, जो अपने हैट से छेड़छाड़ कर रहे थे, हैग्रिड के अपने से आगे जाने का इंतजार करने लगे। पर हैग्रिड उसी जगह पर खड़ा रहा। उसने एक गहरी सांस ली और सावधानी से कहा, अगर कोई कुछ जानना चाहता है तो उसे सिर्फ मकड़ियों का पीछा करना होगा। इससे वो सही जगह पहुंच जाएगा। हमें बस यही कहना है। फज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। हैग्रिड ने छछूंदर की खाल वाला अपना ओवरकोट पहनते हुए कहा, ठीक है, हम चल रहे हैं। पर जब वो दरवाजे से फज के पीछे निकलने ही वाला था कि तभी वो एक बार फिर रुका और जोर से बोला, और जब हम बाहर होंगे तो किसी को फैंग को खाना खिलाना पड़ेगा।
दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और रॉन ने चोगा उतार दिया। उसने भरे गले से कहा, अब हम मुश्किल में फंस चुके हैं। डंबलडोर भी चले गए। हो सकता है वो लोग आज रात ही स्कूल बंद कर ले। उनके जाने के बाद तो हर दिन स्कूल में एक हमला होगा। फैंग गुर्राते हुए बंद दरवाजे पर पंजा मारने लगा।